हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। तो हमने अब तक देखा कि किस तरह से राम मोहन रॉय ने बंगाल के अंदर सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत की थी, किस तरह से ब्रह्म समाज बनाया गया था। ठीक है। तो अब के लेक्चर में हम अब सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में ही देखेंगे, पर आज का लेक्चर काफ़ी फैक्चुअल चीज़ों से भरा है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बुक्स में भी मिल ही जाएगी ऑब्वियसली। कंसेप्ट्स कम है, फैक्ट्स आज ज़्यादा हैं। तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट जाने की कोशिश करूँगा ताकि फैक्ट्स कवर हो पाएँ। और आपको बस इसको बार बार रिपीट करके देखना है और रिवाइज करना है। और सपोज़ कोई फैक्ट स्किप हो भी जाता है तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक तो पढ़नी ही है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम फैक्ट्स मिल ही जाएंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। प्लीज़ रिवाइज अगेन एंड अगेन ताकि चीज़ें आपको याद रहें। तो हमने देखा कि किस तरह से राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज बनाया था। फिर उनकी मृत्यु के बाद जो है वहाँ पर उसको जो लीड करते हैं एक तरह से वो हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर को जो है महर्षि का टाइटल भी मिला था, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। तो ये लगभग 1830s के बाद के पीरियड में ब्रह्म समाज को लीड करेंगे। ये ब्रह्म समाज को एक नई लाइफ देंगे। ठीक है। तो ब्रह्म समाज ज्वाइन करने से पहले ये जो है ये तत्व बोधिनी सभा करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको लीड करते थे, वो बनाई थी इन्होंने। ठीक है, तत्व बोधिनी सभा करके इसको इन्होंने 1839 में फाउंड किया था। तो बाद में तत्व बोधिनी सभा को ये ब्रह्म समाज के अंदर ही मर्ज कर देंगे। और बाकी देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं एक मैगज़ीन भी लिखते थे, उस मैगज़ीन का नाम था तत्व बोधिनी पत्रिका। ठीक है, तत्व ओके तत्व बोधिनी पत्रिका एक बंगाली मंथली थी ये, यानी बंगाली लैंग्वेज में मंथली मैगज़ीन थी ये। तो ये इसको लिखते थे। फिर बाद में लेटर ऑन पीरियड में इनको जिसने ज्वाइन किया वो पर्सन थे केशव चंद्र सेन। ओके, केशव चंद्र सेन जो हैं वो इनको ज्वाइन करेंगे और वो भी ब्रह्म समाज को लीड करेंगे इनके बाद के समय में रिफॉर्म्स में। तो एक और व्यक्ति जो ज्वाइन करेंगे उनका नाम था विजय कृष्णा गोस्वामी। ठीक है। तो ये लोग मिल करके अब मूवमेंट को फैलाएंगे ईस्ट बंगाल के एरिया में। तो केशव चंद्र सेन जो हैं उनको आचार्य बनाया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जल्द ही उस पीरियड के बाद, जब केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज ज्वाइन किया उसके कुछ पीरियड बाद ही देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनको आचार्य बनाया था। तो इन्होंने लगभग 1858 के पीरियड के आसपास केशव चंद्र सेन ने ज्वाइन किया था ब्रह्म समाज। ठीक है। तो फिर ये लोग अब मिल करके स्प्रेड करेंगे ब्रह्म समाज के मैसेज को। ठीक है, पूरे भारत का ये टूर करेंगे और श्रीलंका को भी जाएंगे। तो केशव चंद्र सेन जो है वो एक राइटिंग जो उनकी थी, आई गेस न्यूज़पेपर था ये या मैगज़ीन होगी, आप सर्च कर लेना। एक थी द कैलकाटा मिरर। ओके, और बाकी एक और बुक जो उन्होंने लिखी थी वो थी मैगज़ीन जो थी वो थी बम बोधिनी पत्रिका। बम बोधिनी पत्रिका। इस मैगज़ीन में ये था कि ये वुमन सेंट्रिक काफ़ी इश्यूज़ पे लिखती थी, वुमन सेंट्रिक इश्यूज़ पर केशव चंद्र सेन के द्वारा। पर एक्चुअली केशव चंद्र सेन जो है वो काफ़ी जो हैं वुमेन राइट्स के बारे में काफ़ी कुछ लिखते थे और काफ़ी ही ज़्यादा लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू के थे वो। और वो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्निस्ट हैं और उनकी जो ये वैल्यूज़ है या फिर इस टाइप
की जो थिंकिंग है हम कह सकते हैं इस इशू में मैच नहीं हो रही थी देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ। तो बाय द पीरियड ऑफ 1865, ठीक है, बाय 1865 हम देखेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच जो है वो डिफरेंसेस आने लगेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी ओपन और अपने आप को ज़्यादा लिबरल शो करने की कोशिश करेंगे केशव चंद्र सेन, और फिर ये चीज़ जो है देवेंद्रनाथ टैगोर को एक्सेप्ट नहीं थी। ठीक है, तो फिर अंत में ये होगा कि जो केशव चंद्र सेन हैं वो अलग हो जाएंगे और वो अपनी एक नई संस्था को स्थापित करेंगे जिसका नाम वो रखेंगे द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ओके, तो केशव चंद्र सेन द्वारा जो ब्रह्म समाज चलाया जाएगा उसका नाम होगा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और फिर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर वो अपने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख देंगे आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, आदि ब्रह्मो समाज के भाई हम सबसे पुराने वाले हैं, ओरिजिनल वाले हैं हम, आदि ब्रह्म समाज। ओके, तो इसके बाद जो होगा ये कि जो केशव चंद्र सेन वाला ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है ये फेमस होगा, दूसरा वाला नहीं होगा पर ये वाला फेमस होगा। तो ये वाला फेमस होगा, फिर उसके बाद ये पूरे इंडिया का ऑलमोस्ट टूर करेंगे और फिर ये महाराष्ट्र भी जाएंगे केशव चंद्र सेन। ठीक है, महाराष्ट्र जाएंगे और महाराष्ट्र में ये एक और ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करेंगे, वहाँ के लोगों द्वारा जो स्थापना की जाएगी तो उसको काइंड ऑफ सपोर्ट करेंगे, हम ऐसा कह सकते हैं, जो महाराष्ट्र में वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स द्वारा ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी। तो उसका नाम होगा प्रार्थना समाज। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि द प्रार्थना समाज वॉज एन ऑफशूट ऑफ द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। फिर अपना घूमते घूमते जब ये मद्रास पहुंचेंगे, मद्रास में वहाँ पर इनको टाइटल दिया जाएगा, ही विल बी गिवन टाइटल ऑफ थंडर बोल्ट ऑफ बंगाल, कि भाई ये तो थंडर बोल्ट की तरह आते हैं, है ना। तो थंडर बोल्ट ऑफ बंगाल इनको टाइटल दिया जाएगा। बाकी हमें पता ही है कि केशव चंद्र सेन ने चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा कैंपेन चलाया था, तो 1872 में ये सक्सेसफुल हो जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा इसके लिए एक लॉ पास करवाने में। वो लॉ था आपका नेटिव मैरिज एक्ट। ओके, तो इस लॉ में ये कहा गया कि लड़कों की मिनिमम एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए और गर्ल्स की मिनिमम एज 14 ईयर्स होनी चाहिए शादी करवाने से पहले। ओके, तो ये कहा गया इस एक्ट में। तो पर कुछ समय बाद ये हुआ कि केशव चंद्र के सेन के जो अपने फॉलोअर्स थे वो उनका साथ छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बाय द पीरियड ऑफ 1878 हम ये देखेंगे कि केशव चंद्र सेन जो हैं अपनी 13 साल की बेटी 13 ईयर ओल्ड डॉटर, ठीक है, 13 ईयर ओल्ड डॉटर की शादी जो है वो एक कूच बिहार नाम का एक राज्य था वहाँ के माइनर हिंदू महाराजा के साथ करवा देंगे। कहाँ पे? कूच, सॉरी आई शुड राइट इट लाइक दिस, कूच बिहार नाम का जो एक प्रोविंस थी उसके एक माइनर हिंदू राजा के साथ शादी करवा देंगे केशव चंद्र सेन। तो इनके ऑब्वियसली जो इनके फॉलोअर्स है वो तो कहेंगे कि थू 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 ये आपने क्या किया, है ना, आप जिस चीज़ के अगेंस्ट आप मैसेज फैला रहे थे वो चीज़ आपने खुद कर ली। तो इस वजह से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो अपनी अलग से ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा साधारण ब्रह्म समाज। ओके, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, इट वाज मेड बाय आनंद मोहन बोस। ओके, इट वाज मेड बाय आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस जो थे वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे
उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन चलाई हुई थी आनंद मोहन बोस ने, उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ये भी एक पॉलिटिकल बॉडी थी इंडियन एसोसिएशन जो है, और ये वही पॉलिटिकल बॉडी थी। इससे जो एक और पर्सन जुड़े हुए हमें देखने को मिलेंगे वो थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी। ओके, वो इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। तो उसके बाद जब ये लोग अपनी एक नई अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे जिसका नाम साधारण ब्रह्म समाज था, फिर केशव चंद्र सेन वाला जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था उसके बाद वो उतना नहीं चलेगा। लेटर ऑन केशव चंद्र जो हैं वो अपनी एक पहले की बनाई हुई थी उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक नव विधान नाम से, इस ऑर्गेनाइजेशन पे अब फोकस करेंगे, इसमें वो अपनी एनर्जी लगाएंगे। तो नव विधान, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन। ठीक है, ये इसका इंग्लिश नेम है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि वो अब नव विधान पर फोकस करेंगे। बाकी अगर आप एक्चुअल रीज़न जो हम कह सकते हैं जिस वजह से केशव चंद्र सेन ने ऐसा किया कि अपनी 13 साल की बेटी की शादी कूच बिहार के माइनर राजा से करवा दी, क्योंकि उस समय जो नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, इसमें रिक्वायरमेंट थी कि अगर आप चाहते हो कि आप लोगों की मैरिज रजिस्टर्ड की जाए तो उसके लिए आपको जो क्रिश्चियन रिचुअल्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग शादी करनी पड़ेगी। यू वुड हैव टू मैरी अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन रिचुअल्स। ठीक है, और ऑब्वियसली जो केशव चंद्र सेन थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग ये एक कन्वर्जन का टूल था। तो इसके अलावा और भी रीज़न थे जिस वजह से केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी की शादी करवाई, पर ये भी एक रीज़न था। दिस ऑल्सो वॉज वन ऑफ द मैनी रीजन्स। फिर हमने देखा कि कैसे आनंद मोहन जो है अपनी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे जिसका नाम होगा साधारण ब्रह्म समाज, और तो और आनंद मोहन ने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राम मोहन द्वारा जो शुरुआत की गई थी ब्रह्म समाज की, तो उसने उस समय इमीडिएट इफेक्ट्स तो उतने ज़्यादा नहीं लाए, पर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स लाए। हमें देखने को मिलेगा कि इससे उभर कर कई और ऑर्गेनाइजेशन निकली, और भी कई जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स इससे जुड़े हुए हमें मिलेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको कादिम्बिनी गांगुली का एग्जाम्पल दिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट जो है हमें धीरे धीरे पॉलिटिकल यूनिटी की ओर भी ले जाएंगे। ठीक है, बाकी एक और फैक्चुअल बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे स्वामी विवेकानंद की जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो ब्रह्म समाज ने जो स्कूल्स एस्टेब्लिश किए थे उसमें ही हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डीप रूटेड इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा ब्रह्म समाज का बंगाल के अंदर, और बल्कि काफ़ी इफेक्ट हमें भारत के अंदर भी देखने को मिलेगा। इवन दो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है 1880s या फिर हम कहें 1890s तक आने तक कम हो गया था, इट वॉज वीकेंड, पर हमें ये देखने को मिलेगा कि इससे जुड़े हुए जो बहुत से लोग हैं वो आगे जाके क्या क्या उभर के आएंगे किस तरह से, है ना। तो वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसके अलावा एक और रिफॉर्मर जिन्होंने बंगाल में बड़ा प्रभाव छोड़ा ब्रह्म समाज के बाद अगर हम कहें, तो वो हमें देखने को मिलते हैं, वो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये लगभग आपका 1850s के टाइम पीरियड में वर्क करेंगे। ओके, 1850s के समय में हमें ये देखने को मिलेंगे। तो 1850s के समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमें देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। बाकी इन्होंने बहुत पढ़ाई की काफ़ी ज़्यादा, तब इनको फिर टाइटल मिला कि आप तो विद्या के सागर हैं, यू आर एन ओशन ऑफ नॉलेज। ओके, आई सी विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनका जो मानना था वो ये था कि हमें इंडियन और वेस्टर्न विचारों का ब्लेंड करना चाहिए, दोनों जगह से हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को रखना चाहिए।
फ्यूचर में हम देखेंगे कि ये प्रिंसिपल बनेंगे। ही विल बिकम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज, ठीक है, संस्कृत कॉलेज एट कलकत्ता, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बनेंगे। हमने देखा था पहले कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर उसके द्वारा 2 संस्कृत कॉलेज बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है कलकत्ता में, है ना, एक आपका ये बनता है कलकत्ता में, और दूसरा बनता है आगरा में। ओके, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे। जबकि जो जॉनथन डंकन द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था हिंदू कॉलेज, वो था बनारस के अंदर। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस डिफरेंस, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आपको इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना है। तो बाकी हम देखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कंट्रीब्यूशन बंगाली लिटरेचर के ऊपर भी काफ़ी है। ओके, इन्होंने पोइम्स वगैरह भी लिखते थे ये, तो इस तरह से हम कहेंगे बंगाली लिटरेचर के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। तो बंगाली लिटरेचर के प्रति काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का। ओके, और इन्होंने मूवमेंट चलाई थी विडो रीमैरिज के सपोर्ट में, और ये सक्सेसफुल रहे विडो रीमैरिज एक्ट को, ओके, पास करवाने में। ये सक्सेसफुल रहे विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 को पास करवाने में। उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था डलहौजी। ओके, और इन्होंने बंगाल के अंदर फर्स्ट विडो मैरिज कंडक्ट करवाई थी। ओके, ही कंडक्टेड फर्स्ट विडो मैरिज इन बंगाल। और जब इन्होंने ये ऑर्गेनाइज करवाई थी उस समय बहुत ज़्यादा लोग आए थे इस मैरिज को देखने के लिए कि एक विधवा की मैरिज हो रही है बंगाल में। बहुत लोग आए थे देखने के लिए। और इन्होंने लगभग 35 स्कूल्स ओपन किए थे गर्ल्स के लिए, ठीक है, 35 गर्ल्स स्कूल वर ओपन बाय हिम। और इनमें से बहुत सारे तो इन्होंने अपने खुद के खर्चे पर चलाए थे। और ये सेक्रेटरी भी रहे थे बेथ्यून स्कूल के। ही हैड बीन सेक्रेटरी ऑफ द बेथून स्कूल, ठीक है। बेथून स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट 1849 में हुई थी। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था गर्ल्स चाइल्ड की एजुकेशन के लिए। ट्राइबल एरिया की गर्ल्स चाइल्ड के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, ठीक है। तो इस तरह से बाकी इनका एक न्यूज़पेपर भी आता था जिसका नाम था सोम प्रकाश, ठीक है। और एक इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम था बहु विवाह, यानी मल्टीपल मैरिजेस पर इन्होंने बुक लिखी है। और एक बुक इन्होंने विधवा विवाह टाइटल पर भी लिखी है, विधवा विवाह पर। और तो खैर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक थे ये दूसरों के प्रति, वुमन की कंडीशन के प्रति, जो रॉन्ग कंडीशंस विडो वगैरह की है उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक थे। ऑब्वियसली यूपीएससी के एथिक्स वगैरह में आपको एम्पैथी का मीनिंग पता होना चाहिए। एम्पैथी होता क्या है? एम्पैथी सिंपली मीन्स यू पुट योर सेल्फ इन टू द शूज़ ऑफ अदर्स। आप खुद को दूसरों की जगह रहकर देखते हो। अगर मान लो आपको कोई गरीब बेसहारा दिख रहा है तो आप ये सोचोगे कि मैं उसकी जगह होता तो क्या बीतती। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर पाते हो एम्पैथेटिकली, है ना। दैट इज़ एम्पैथी। इसके अलावा बंगाल के अंदर हम अगर देखें मेजर रिफॉर्म्स में, तो हमें देखने के लिए मिलते हैं रामकृष्ण परमहंस। ओके, रामकृष्ण परमहंस। ओके, रामकृष्ण परमहंस। तो इनका नाम था, जो ओरिजिनल नेम था वो था गडोधर चट्टोपाध्याय, ठीक है, गडोधर चट्टोपाध्याय। इनका जन्म हुआ था
1836 में। और इनका मानना था कि जो संसार से मुक्ति है वो ट्रेडिशनल वे में बिलीव करते थे कि हमें खुश रहना है, या फिर हमें खुश रहने के लिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए, एक्चुअल हैप्पीनेस के लिए संसार को त्यागना पड़ता है, यानी कि जो मोह माया है उनसे थोड़ा दूर हटना पड़ता है। जो ट्रेडिशनल वे था रिनंसिएशन का, ये उस पर मानते थे कि आपको तप करना चाहिए और आपको संसार का त्याग करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। ये मेडिटेशन को प्रमोट करते थे, ध्यान को प्रमोट करते थे, ये भक्ति को प्रमोट करते थे। और इनका ये भी मानना था कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन आइडल वर्शिप। जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे कि बंगाल के अंदर जो ब्रह्म समाज था उसने प्रमोट किया था कि आइडल वर्शिप रॉन्ग है, जबकि रामकृष्ण परमहंस जी का मानना था कि आइडल वर्शिप में कुछ भी गलत नहीं है। इनका ये मानना था कि यत्र जीव तत्र शिव, यत्र जीव तत्र शिव, यानी कि अगर आप मनुष्य की सेवा करोगे तो आप एक तरह से भगवान की ही सेवा कर रहे हो, क्योंकि भगवान के अंदर ही मनुष्य का वास है। तो इस तरह से ये सिखाते थे कि हमें लोगों के प्रति कंपैशनेट होना चाहिए, हमें लोगों को सर्व करना चाहिए, सोसाइटी को सर्व करना चाहिए। तो इनकी इन बातों से बहुत से यूथ भी प्रभावित हुए, बहुत से युवा लोग भी प्रभावित हुए इनकी बातों से। तो उनमें से ही एक थे इनके बहुत ही फेमस शिष्य, जिनके बारे में आप देखेंगे, वो थे नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ दत्ता इनका बचपन का नाम था, और बाद में ये फेमस हुए जिस नाम से, वो नाम था स्वामी विवेकानंद। ओके, स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो उपनिषद की ही टीचिंग्स देते थे, गीता की टीचिंग्स देते थे, है ना। और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की ही बातों को, उनके मैसेज को स्वामी विवेकानंद जी ने प्रमोट किया है। इन्होंने बुद्धा की अच्छी बातें भी बताई और जीसस की भी अच्छी बातें बताई। ये एक यूनिवर्सलिस्ट थे। इनका मानना था कि हर धर्म आपको अंत में एक ही चीज़ की ओर ले जाता है। इन्होंने पूरी दुनिया को जो है ह्यूमन वैल्यूज़ पर चलने को कहा कि हमें पहले अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये वेदों की को भी मानते थे। ये ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमनिस्ट, ठीक है। और फिर लेटर ऑन पीरियड में ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करेंगे, और रामकृष्ण मिशन फिर भारत के अंदर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का वर्क भी करेगा और सोशल वर्क का भी काम करेगा। तो बचपन में जो है स्वामी विवेकानंद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा बनाए गए मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल में पढ़ेंगे। छोटे में जब वो थे, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा बनाया गया था, वहाँ पर वो पढ़ाई करेंगे, वहाँ पर वो स्कूल जाएंगे अनटिल जब तक उनकी फैमिली फिर रायपुर को मूव कर जाएगी। 1877 के अंदर उनकी फैमिली रायपुर को मूव कर जाएगी। उससे पहले वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा बनाए गए स्कूल में पढ़ाई करते थे। और तो और स्वामी विवेकानंद ज्वाइन करेंगे केशव चंद्र सेन द्वारा बनाई गई जो ऑर्गेनाइजेशन थी नव विधान, ये उसको भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। केशव चंद्र सेन द्वारा ये नव विधान करके ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। और कुछ राइटर्स ने ये भी लिखा है कि एक समय पर स्वामी विवेकानंद जी ने क्रिश्चियनिटी भी अडॉप्ट कर ली थी, और बाद में वो फिर से हिंदुइज़्म में आ गए थे। रामकृष्ण जी से मिलने के बाद वो फिर से हिंदुइज़्म में वापस लौट आए थे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुराने रिफॉर्मर्स हैं वो नए रिफॉर्मर्स को फ़ायदा देंगे, या फिर हम कह सकते हैं पुराने रिफॉर्मर्स जो हैं वो नए रिफॉर्मर्स को बेनिफिट देंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्वामी विवेकानंद बचपन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा एस्टेब्लिश किए गए मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में पढ़े थे, और तो और उन्होंने केशव चंद्र सेन द्वारा बनाया गया नव विधान नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको भी ज्वाइन किया था। तो यानी कि पुराने रिफॉर्मर्स यहाँ पर
नए रिफॉर्मर्स को एक बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो लगभग अराउंड द टाइम ऑफ बाय 1881 ये रामकृष्ण परमहंस जी से मिलेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे। और तो और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बंगाली सॉन्ग भी लिखा है, एक बंगाली सॉन्ग कंपोज किया है। उस सॉन्ग का नाम है संगीत कल्पतरु, संगीत कल्पतरु। और ये इन्होंने कंपोज किया है अलोंग विद वैष्णव चरण बसाक, इनके साथ मिलके कंपोज किया है इन्होंने ये सॉन्ग, ठीक है। और 1886 में नरेंद्र और 8 और रामकृष्ण जी के जो डिसाइपल्स हैं वो एक फॉर्मल जो है मोनेस्टिक वो शपथ लेंगे एट बारानगर 1887 में। बारानगर में जो स्वामी विवेकानंद है और 8 और रामकृष्ण जी के डिसाइपल्स वो शपथ लेंगे अपनी गुरु की मृत्यु के बाद 1887 में, ठीक है। फिर उसके बाद 1888 से लेकर के 1893 तक ट्रैवल करेंगे वो भारत के अंदर। और फिर 1893 से लेकर के 1897 में वो विदेश को जाएंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड को जाएंगे। तो उन्हें बुलावा आया होता है, इनविटेशन आया होता है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन से, जो कि शिकागो में हुई थी, है ना। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स जो कि हुई थी 1893 के अंदर शिकागो में हुई थी ये। शिकागो यानी कि अमेरिका के अंदर है ये। तो फिर शिकागो जब ये गए थे ये ईस्टर्न साइड से होकर के गए थे, यानी कि जापान, चाइना, कनाडा से होकर के यूनाइटेड स्टेट्स पहुँचे थे ये। तो इनकी जो विज़िट है इसको स्पॉन्सर किया था मदुराई के राजा ने, जिसका नाम था शायद रमनाथ था या ऐसा कुछ था। तो मदुराई के राजा ने स्पॉन्सर की थी ये इनकी ट्रिप, ओके। और फिर पार्टिसिपेट किया था इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में शिकागो में। तो इनकी स्पीच बहुत ही फेमस हुई थी उस समय पर, क्योंकि इन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत की थी ये कहकर कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फिर उसके बाद से आप देखोगे कि अब हर कोई, जितने भी मंत्री वगैरह हैं वो भी भाइयों और बहनों कहकर ही शुरुआत करते हैं मैक्सिमम। तो ही उनको पूछा गया था स्वामी विवेकानंद को कि एक एथीस्ट कौन होता है आपकी नज़रों में, हु इज़ अ एथीस्ट। तो स्वामी जी जवाब देते हैं कि एथीस्ट वो नहीं है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, बल्कि एथीस्ट वो है जो खुद पर विश्वास नहीं करता। तो इस तरह से जो ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स थी उसमें ब्रह्म समाज को भी इनविटेशन मिला था, वो भी आए थे ब्रह्म समाज वाले, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग भी आए थे वहाँ पर। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, पुराने लेक्चर के अंदर। तो ये जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन है, ये इनिशिएटिव जो है ये एक अमेरिका के रिटायर्ड जज ने किया था ऑर्गेनाइज। उसका नाम था चार्ल्स सी बोने, ओके, ये था उसका नाम जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। बाकी फिर स्वामी विवेकानंद जो है न्यूयॉर्क के अंदर 1894 में वेदांता सोसाइटी की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर। और फिर उसके बाद वो फिर यूके भी जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में जाएंगे वो, और वहाँ पर वो मिलेंगे, ही विल मीट मार्गरेट एलिजाबेथ। ये एक आयरिश वुमन थी, शी वॉज आयरिश, और यही आगे जाकर बनेंगी सिस्टर निवेदिता। ये बनेंगी स्वामी विवेकानंद की शिष्य, ओके। और तो और स्वामी विवेकानंद वहाँ पर मैक्स म्यूलर से भी मिले थे, इन्होंने मैक्स म्यूलर से डिबेट किया था
मैक्स म्यूलर एक इंडोलॉजिस्ट था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। इंडोलॉजिस्ट यानी कि वो व्यक्ति जो भारत के बारे में स्टडी करे। एक्चुअल में जर्मन ओरिजिन का था, ही वॉज अ जर्मन इंडोलॉजिस्ट, पर ये इंग्लैंड में था, वहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, स्वामी विवेकानंद ने उसके जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के आइडियाज़ थे उनको काउंटर किया था। स्वामी विवेकानंद काउंटर्ड देम विद फैक्ट्स, ठीक है। और तो और इस तरह से उन्होंने काइंड ऑफ गलत प्रूव किया था मैक्स मुलर को कि तुम ये जो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी प्रमोट कर रहे हो ये गलत है। और शिकागो में स्वामी विवेकानंद जब थे तो उन्होंने वहाँ पर ये भी कहा था कि जो ज्ञान की रोशनी है इट हैज़ ट्रेवल्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द पास्ट, ठीक है। समटाइम्स द लाइट वॉज डिम, समटाइम्स इट वॉज एफल्जेंट, बट टिल इट मेड द सर्कल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। इसने ट्रैवल किया था, यानी जो ज्ञान है वो भारत से गया था वेस्ट की तरफ। ये आर्यन इन्वेजन की थ्योरी गलत है, कोई ज्ञान जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ नहीं आया पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ गया था, ठीक है। और ये अब फिर से राइज करेगा ईस्ट के अंदर और भी अधिक ज़्यादा प्रकाशित होगा। तो इस तरह की बात उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कही थी। और तो और स्वामी विवेकानंद ने वर्ण सिस्टम के बारे में भी कहा था कि वर्ण वैसा नहीं है जैसा आप लोग कह रहे हो। वर्ण जो है असल में वो एक स्टेपिंग स्टोन है सिविलाइजेशन के लिए। वर्ण सिस्टम जो है वो सिविलाइजेशन के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। एक ही व्यक्ति जब वो सेवा कर रहा है तो वो क्षुद्र है, जब वो ज्ञान अर्जित कर रहा है तो वो ब्राह्मण है, जब वो समाज की या किसी की रक्षा कर रहा है उस समय वो क्षत्रिय है, जब वो व्यापार करके पैसा कमा रहा है तो वो वैश्य है। तो इस तरह से एक ही व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग रोल्स अदा करता है। वर्ण सिस्टम वैसा नहीं है जैसा आप लोग कह रहे हो। वर्ण सिस्टम एक स्टेपिंग स्टोन है सिविलाइजेशन का। एक व्यक्ति जब और अधिक ज्ञान अर्जित करता जाएगा तो वो अवश्य ही ब्राह्मण बनता चला जाएगा। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद ने फिर फ्यूचर में जो है रामकृष्ण मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। वो 1896 में उनकी बुक भी पब्लिश होगी जिस बुक का नाम था राजयोग, ठीक है। 1896 में आएगी ये। और 1897 तक स्वामी विवेकानंद वापिस आएंगे वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो वो पहले श्रीलंका आएंगे, ठीक है। श्रीलंका को उस समय पर सिलोन भी कहते थे। और इनके एक जो लेक्चर्स हैं वो एक काफ़ी फेमस लेक्चर्स है जिसको कहते हैं लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अल्मोड़ा यानी कि उत्तराखंड के अंदर है ये जगह। तो ये ट्रैवल करेंगे, फिर ये जब वेस्टर्न वर्ल्ड से वापस आएंगे पहले ये श्रीलंका जाएंगे, श्रीलंका से फिर पूरा ऊपर नॉर्थ इंडिया में अल्मोड़ा तक ट्रैवल करेंगे उत्तराखंड में, ठीक है। और फिर वहाँ पर जा कर के ये एक मोनेस्ट्री भी एस्टेब्लिश करेंगे अल्मोड़ा के पास, मायावती नाम की जगह में, हिमालय की गोद में मायावती में ये एक मोनेस्ट्री भी एस्टेब्लिश करेंगे। और एक और जगह एस्टेब्लिश करेंगे अद्वैत आश्रम भी, और मद्रास में भी ये एक मोनेस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे। और तो और ऑब्वियसली रामकृष्ण मिशन जो है उसकी फाउंडेशन रखेंगे ये मई 1897 में कलकत्ता के अंदर, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन रखेंगे और वहीं पर बेलूर मठ की भी स्थापना की जाएगी। बेलूर मठ भी फिर वहीं पर बनेगा। और तो और इन्होंने एक प्रेयर सॉन्ग भी लिखा विच वॉज डेडिकेटेड टू रामकृष्ण परमहंस जी। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने ये प्रेयर सॉन्ग लिखा। ये प्रेयर सॉन्ग था आपका खंडना भव बंदना, ओके, बंधना, खंडन भव बंधना। तो और एक और चीज़ हुई थी कि उस समय पर जमशेद जी टाटा जो थे, जमशेद जी टाटा, इन्होंने ऑफ़र की थी इनको कि भाई आप प्रिंसिपल बन जाओ, मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट टाइप बनाना चाहता हूँ, एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूँ मैं।
तो उसके आप प्रिंसिपल बन जाओ, पर इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि मैं संत व्यक्ति हूँ, मैंने संसार त्याग दिया है, मैं कोई भी पोजीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और फिर इंग्लिश के अंदर इनकी शायद आई थिंक इट वाज अ मंथली मैगजीन ये भी आती थी जिसका नाम था प्रबुद्ध भारत, ठीक है, इंग्लिश में थी ये। प्रबुद्ध भारत वॉज इन इंग्लिश। और एक उद्बोधन करके थी ये आपकी बंगाली में आती थी, ठीक है, उद्बोधन ये बंगाली में आती थी। और फिर ये सेकंड विज़िट पर भी जाएंगे वेस्टर्न वर्ल्ड में, दोबारा विज़िट करेंगे 1899 से 1900 के पीरियड में सेकंड विज़िट होगी इनकी वेस्ट की। और 1902 में इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनकी मृत्यु के बाद इंडियन सोशल रिफॉर्म्स में एक वैक्यूम्स आ जाएगा। तो ये यंग एज में ही इनकी मृत्यु होगी, पर थोड़ी सी छोटी एज में ही इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया, बहुत ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट किया। स्पेशली भारत के युवाओं में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया, क्योंकि इन 1900s हम देखेंगे कि बंगाल के अंदर बहुत सारे रेवोल्यूशनरी यूथ हमें देखने को मिलेंगे, जिनका ये मानना होगा कि हम बंदूक की नाक के ऊपर, बंदूक की नाल के ऊपर जो है वो आज़ादी लेंगे, ठीक है। और तो और जो इनके भाई थे, एक भूपेंद्र नाथ दत्ता था उनका नाम, ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्ता, ही वॉज हिमसेल्फ अ रेवोल्यूशनरी। भूपेंद्र नाथ दत्ता वॉज अ रेवोल्यूशनरी। ये जो है ये जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति बंगाल के अंदर एक ग्रुप था जो कि रेवोल्यूशनरी एक्ट्स करवाता था, ठीक है। तो ये जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से। तो 1905 में भारत के अंदर जो स्वदेशी मूवमेंट भी पॉपुलराइज होगा, वो मूवमेंट भी स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लेगा। यूथ उनकी टीचिंग से गाइडेंस लेंगे, मोटिवेशन लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यूथ लाइक अरबिंदो भी उनसे इंस्पायर होंगे। यहाँ तक कि हम देखेंगे कि सिस्टर निवेदिता भी जो हैं अनुशीलन समिति ज्वाइन करेंगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी जो गाइडेंस है स्वामी विवेकानंद की, वो भारत के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स भी क्रिएट करेगी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था स्वामी विवेकानंद को दैट ही इज़ द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, ही इज़ द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ही इज़ द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस भी स्वामी जी को फॉलो करते थे। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि स्वामी जी की मृत्यु के बाद भी ही कंटिन्यूड टू मोटिवेट यूथ ऑफ दिस कंट्री। ओके, तो अगर हम रामकृष्ण मूवमेंट की कुछ टीचिंग्स के बारे में बात करें, तो ये था कि जो डिवाइन है वो मैन के, इंसान के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। भगवान व्यक्ति के अंदर ही है। डिवाइन एग्जिस्ट विद इन मैन। और इन्होंने ये भी रिकग्नाइज़ की थी इमेज वर्शिप की जो यूटिलिटी है, और उसकी वैल्यू को उन्होंने रिकग्नाइज़ किया था रामकृष्ण मिशन ने, कि इमेज वर्शिप फालतू नहीं है, इसकी अपनी वैल्यू है। और तो और ये लोग वेदांता की फ़िलॉसफी में बिलीव करते थे, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग ये था कि वेदांता की जो फ़िलॉसफी है वो एक क्रिश्चियन को बेटर क्रिश्चियन बनाएगी और एक हिंदू को बेटर हिंदू बनाएगी। तो इस तरह से ये यूनिवर्सलाइजेशन में बिलीव करते थे। इनका मानना था कि हर धर्म अंत में एक ही मैसेज की ओर ले जाता है। इनका ये भी मानना था कि ईस्ट और वेस्ट का जो ब्लेंड है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हमें वेस्ट का जो है मटेरियलिज्म लेना चाहिए और ईस्ट का जो है स्पिरिचुअलिज्म लेना चाहिए, ठीक है। तो मटेरियलिज्म ऑफ वेस्ट, ठीक है, प्लस स्पिरिचुअलिज्म ऑफ ईस्ट, ये इनका मानना था कि दिस इज़ द राइट कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस हार्मनी एंड हैप्पीनेस फॉर मैनकाइंड। अगर इंसानों को खुश रहना है तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी सही रहेगा। ये रामकृष्ण मिशन का मानना था, ये
ओके। तो रामकृष्ण मिशन आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा चैरिटी के काम करता है। स्पेशली इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाए हैं, स्कूल चलाए हैं, लाइब्रेरीज चलाई हैं, हॉस्पिटल्स चलाए हैं। इवन टुडे कहीं पे भी कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो रामकृष्ण मिशन वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो एक तरह से रामकृष्ण मिशन मूवमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। वो एक तो ये था कि टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस क्या काफ़ी सारे मॉन्क्स क्रिएट करने थे इनको, एक मॉन्क्स को एग्जिस्टेंस में लाना था। एक ऐसे मॉन्क्स का ग्रुप जिनका जो जीवन है वो डेडिकेटेड होगा स्पिरिचुअलिटी के लिए, और जिनमें से निकल कर आएंगे ऐसे शिक्षक, ऐसे कार्यकर्ता जो कि पूरे विश्व में जो है वेदांता का ज्ञान फैलाएंगे, जो और ऐसा ज्ञान फैलाएंगे जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने जिया था अपने जीवन में। ठीक है। और तो और इनका काम फिर ऑब्वियसली चैरिटेबल वर्क्स वगैरह करना था ही। दे ऑल्सो लुक्ड फॉर ऑल मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर। ठीक है। तो ये था रामकृष्ण मिशन परमहंस के बारे में। तो बाकी फिर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिस समय ब्रह्म समाज था बंगाल के अंदर, उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में अब हम महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ आएंगे। तो उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में महाराष्ट्र और गुजरात में काफ़ी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी, और उनमें से ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ब्रह्म समाज का ही ऑफ शूट थी, वो थी प्रार्थना समाज। ठीक है, प्रार्थना समाज। तो जब केशव चंद्र सेन जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल कर रहे थे, उस समय बॉम्बे के अंदर काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स ने उनको कहा कि हमें भी एक संस्था बनानी है, आप हमारा रिबन काट दो, है ना। एक तरह से यही हुआ ना कि ऑफ शूट है अगर ब्रह्म समाज का प्रार्थना समाज। तो महाराष्ट्र में जो है उस समय स्टार्टिंग के पीरियड में जो ऑर्गेनाइजेशंस हम देखेंगे, अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग के पीरियड की बात कर रहे हैं, प्रार्थना समाज से भी पहले के पीरियड की, तो काफ़ी रेडिकल देखने को मिलेंगी हमें उस समय पर। रेडिकल यानी कि उनका मानना था कि पूरा के पूरे सिस्टम को इमीडिएटली बदल दो और ख़त्म कर दो। ठीक है। और बहुत सी जो शुरुआती ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनका फोकस कास्ट के रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके प्रति होगा, है ना। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का वुमेन इश्यूज़ को लेकर के होगा, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लेकर भी फोकस होगा। और तो और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होंगी जो रिलीजियन और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट वर्क करेंगी। ठीक है। तो इनिशियली हम रेडिकल अप्रोच देखेंगे, और लेटर ऑन के बाद के पीरियड में हम थोड़ी रिफॉर्मिस्ट अप्रोच भी देखेंगे। रिफॉर्मिस्ट अप्रोच यानी कि हाँ, हमें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बदलाव लाना है, क्योंकि एक दिन में एकदम से सिस्टम को पूरा ख़त्म करके बदलाव लाना पॉसिबल नहीं है। हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स लिखे जाएंगे, आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, तो इस तरह से इनिशियल पीरियड में शुरुआत होगी। उदाहरण के लिए एक दर्पण नाम का न्यूज़पेपर लिखा गया था। दर्पण नाम का न्यूज़पेपर, ये आपका पहला मराठी न्यूज़पेपर था, फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर था ये। ठीक है। ये लिखा गया था बाल शास्त्री जम्बेडकर के द्वारा। इट वॉज रिटन बाय बाल शास्त्री जम्बेडकर। तो बाल शास्त्री जम्बेडकर ने जो है सोशल इश्यूज़ पर आवाज़ उठाना शुरू किया था। ये कंटेम्परेरी थे राम मोहन रॉय के। ओके। और फिर 1884 में हम एक और 1844 के पीरियड में एक और ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलती है जिसका नाम है मानव धर्म सभा। ओके, मानव धर्म सभा। ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन सेंट्रिक काम करती थी और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट भी काम करती थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे ये बनाई जाएगी दुर्गा राम मंचाराम के द्वारा। दुर्गा राम मंचाराम के द्वारा बनाई जाएगी। इस ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली ग्रुप ऑफ एजुकेटेड गुजरातीज थे। ठीक है। तो इनमें से हमें देखने को मिलेंगे इसके मेंबर्स जो थे, एक थे दादोबा पांडुरंग थे। ओके, दादोबा पांडुरंग
और थे एक दिनमानी शंकर थे, दिनमानी शंकर, और थे दलपत राम भागुबाई। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बुक्स में मिल जाएगी, तो मैं इसलिए अभी नॉर्मली डिक्टेट ही कर रहा हूँ नाम। दादोबा पांडुरंग हो गए, दिनमानी शंकर हो गए, दलपत राम भागुबाई थे और दामोदर दास थे। तो मानव धर्म सभा को जो है एस्टेब्लिश किया जाएगा 1844 में, सूरत में एस्टेब्लिश किया जाएगा इसको। ठीक है, एक एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसका करियर छोटा ही था, ज़्यादा लंबा नहीं था। बाकी इस ऑर्गेनाइजेशन ने कास्ट सिस्टम के ऊपर भी प्रश्न उठाए थे। क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन के सामने जो चैलेंजेस थे वो ये थे कि इस समय पर जो मैजिशियंस होते थे, रिसाइटर्स वगैरह होते थे, वो अपनी स्किल्स दिखाया करते थे। तो इस तरह से ये उनको जो है उसके अगेंस्ट जो है अवेयरनेस फैलाने की कोशिश किया करते थे इस ऑर्गेनाइजेशन में। एक और ऑर्गेनाइजेशन जो हमें सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी वो है परमहंस मंडली। ओके, परमहंस मंडली। तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1849 में। ये एक तरह से मानव धर्म सभा का ही ऑफशूट थी। अभी अभी जिस मानव धर्म सभा के बारे में मैंने आपको बताया, ये उसका ही ऑफशूट थी। ठीक है, इट वॉज क्लोजली लिंक्ड टू मानव धर्म सभा। इसके लीडरशिप दादोबा पांडुरंग ही थे। ठीक है, दादोबा पांडुरंग थे इसके लीडर। तो ये लोग जो करते थे, ये लोग डिनाई करते थे पॉलीथिज्म को, पॉलीथिज्म के अगेंस्ट थे ये कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट थे, और ये जो ब्राह्मणों की मोनोपोली थी स्क्रिप्चुरल नॉलेज के ऊपर, उसके भी अगेंस्ट थे ये। ठीक है, तो बाय 1849 हम देखेंगे कि बाय 1849 बालकृष्ण जयकार इसके प्रेसिडेंट बनेंगे। परमहंस मंडली के प्रेसिडेंट कौन बनेंगे? राम बाल कृष्ण जयकार। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सोशल रिफॉर्म्स होंगे। बाकी आपको एक और चीज़ ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि भारत के अंदर जो सोशल रिफॉर्म है नॉर्मली दो ही ग्रुप के व्यक्ति लाएंगे, या तो वो अपर क्लास से बिलोंग करेगा, है ना, या वो लोअर क्लास से बिलोंग करेगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो मिडिल क्लास वाला बंदा होता है वो उसकी ज़िंदगी का फोकस अपने जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने में ही रह जाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम राम मोहन रॉय को देखेंगे, वो भी ज़मींदार थे। विवेकानंद को भी मॉडर्न एजुकेशन मिली थी, है ना। दूसरी तरफ रामकृष्ण परमहंस को देखेंगे हम, वो बहुत ही पुअर फैमिली से थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी पुअर फैमिली से थे। और ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में गांधी जी रिच फैमिली से थे, उनके पिता दीवान थे, है ना। तो मिडिल क्लास जो है उसका फोकस यही रहता है कि पूरी ज़िंदगी वो स्ट्रगल करती रहती है अपना जो लेवल है उसको मेंटेन करने में। जबकि अपर क्लास वाला जो है उसको ये होता है कि मेरे पास सब कुछ है, तो वो फोकस कर सकता है सोशल रिफॉर्म के ऊपर। और जो लोअर क्लास वाला पर्सन है उसका ये होता है कि खोने के लिए तो कुछ है नहीं, हमें अपने हकों के लिए लड़ना है। तो इस तरह से हम देखेंगे मैक्सिमम रिफॉर्मर्स हमें अपर क्लास और लोअर क्लास से देखने को मिलेंगे। हाँ, ऑल दो एक्सेप्शंस होती हैं, मिडिल क्लास से भी मिल जाएंगे एक्सेप्शनली कुछ, पर मैक्सिमम अपर क्लास से और लोअर क्लास से ही मिलेंगे हमें। बुद्धा को देख लो आप, भगवान बुद्ध को, वो भी एक राजा थे, है ना। तो इस तरह से हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और रिफॉर्मर जो कि महाराष्ट्र के अंदर थे, वो थे ज्योतिबा फुले। ठीक है, तो काफ़ी रेडिकल अप्रोच थी ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले जो है माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, माली यानी के गार्डनर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, ज्योतिबा फुले को बचपन में स्कॉटिश कॉन्वेंट स्कूल के अंदर एजुकेशन मिली थी। तो ऑब्वियसली एजुकेशन मिलेगी तो ही विल रियलाइज़ कि सोसाइटी में क्या गलत चल रहा है। ठीक है, ज्योतिबा फुले हम देखेंगे कि वो कंप्लीट अबोलिशन करेंगे कास्ट सिस्टम का, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ का भी वो कंप्लीट वो एबोल्यूशन करेंगे। और ही वॉज अगेंस्ट सांस्कृतिक हिंदुइज़्म, जो भी पूरे संस्कृत के टेक्स्ट हैं हिंदुइज़्म वगैरह के, उसके भी अगेंस्ट थे ये।
तो रेडिकल अप्रोच थी इनकी, ज्योतिबा फुले की रेडिकल अप्रोच, यानी कि पूरा सिस्टम तोड़ दो और अभी के अभी बदल दो, एक तरह से ये हुई रेडिकल अप्रोच। तो ये मूवमेंट चलाएंगे अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेशन, और तो और ये स्थापित करेंगे सत्य शोधक समाज, इनके द्वारा स्थापित किया जाएगा सत्य शोधक समाज। इसको ट्रुथ सीकर सोसाइटी भी कह सकते हैं, ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी। ये इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1873 में। मेन एम जो इस मूवमेंट की थी वो था सोशल सर्विस करना और एजुकेशन को फैलाना, किस में, एजुकेशन अमंग द वुमेन एंड एजुकेशन टू लोअर कास्ट पीपल। ये इस सत्य शोधक समाज की मेन एम्स थी, ठीक है। बाकी इनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेकर भी थोड़े क्रिटिकल से व्यू थे। इनका मानना ये था कि जैसे अभी तो ये ब्राह्मण्स जो है प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि तुम देश के लिए लड़ो, देश के लिए लड़ो, एक बार जब आज़ादी मिल जाएगी उसके बाद फिर से ये होगा कि तुम ऊपर रहोगे और हम नीचे रहोगे। ये इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, द कल्टिवेटर्स व्हिप कॉर्ड, ये एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, द कल्टिवेटर्स व्हिप कॉर्ड करके इन्होंने आर्टिकल लिखा था, उसमें ये इन्फो मिल जाएगी। ये सब दिया था, उन्होंने लिखा था, उसमें आपको ये व्यूज़ मिल जाएंगे इनके इंडिपेंडेंस के ऊपर। आर्टिकल का टाइटल था मी हेयर एंड यू ओवर देयर, हम यहाँ और आप वहाँ। मतलब कि अभी आप हमें जैसे कि ट्रीट करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो हमारे साथ, फिर हमसे ही कह रहे हो आपकी आज़ादी की जंग लड़ो, और आज़ादी की जंग हम लड़ेंगे, आपके लिए खून बहाएंगे, और उसके बाद फिर से यही सिस्टम चलेगा कि आप हमारा शोषण करोगे। ये था इनका पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका टाइटल था गुलामगिरी। इस बुक में इन्होंने कंपेयर किया कि अमेरिका के अंदर जो रेसिज्म था, मतलब काले लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता था वहाँ पर जो स्लेवरी सिस्टम था, ब्लैक लोगों को गुलाम बनाया जाता था, तो इन्होंने उसको कंपेयर किया भारत के कास्ट सिस्टम के साथ। इनके अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम और स्लेवरी सिस्टम, इंडिया का कास्ट सिस्टम और अमेरिका का स्लेवरी सिस्टम सेम ही था। ये इन्होंने इस बुक में गुलामगिरी में लिखा था। तो बाकी इन्होंने गर्ल्स के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया था अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर के 1848 में। और तो और सावित्रीबाई फुले जो हैं पहले अनएजुकेटेड थी, इनको इनके पति ने ही पढ़ाया, यानी कि ज्योतिबा फुले ने पहले इनको पढ़ाया। और उसके बाद देखेंगे हम कि सावित्रीबाई फुले भी काफ़ी पोइम्स वगैरह लिखेंगी, और तो और कई आर्टिकल्स भी लिखेंगी। तो काव्य फुले करके है सावित्रीबाई फुले की पोइम्स की कलेक्शन का नाम, काव्य फुले। तो बाकी हमने देखा कि कैसे ये सत्यशोधक समाज को बनाएंगे 1873 में। ओके, मानव धर्म सभा हमने कवर कर लिया, और परमहंस मंडली भी देख लिया हमने। तो अब हम एक और जो हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया वो था प्रार्थना समाज, है ना। प्रार्थना समाज हमने देखा कि बनता है 1867 के पीरियड के अराउंड जब केशव चंद्र सेन जो है बॉम्बे आए थे, है ना। तो प्रार्थना समाज के प्रेसिडेंट थे, हमने देखा ऑलरेडी कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। तो प्रार्थना समाज जब आता है महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद से हम देखेंगे उस पीरियड के बाद से प्रार्थना समाज का आना, यानी कि एक तरह से ब्रह्म समाज की एंट्री हो गई अब महाराष्ट्र वाले रीजन में। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें महाराष्ट्र में थोड़ी मॉडरेट अप्रोच देखने को मिलेगी 1860s के पीरियड से। महाराष्ट्र में एनलाइटन लोगों को समझ आएगा कि अगर कुछ चेंज लाना है तो थोड़ा मॉडरेट वे में लाना पड़ेगा, तो ही चेंज लाना पॉसिबल है। तो केशव चंद्र सेन बॉम्बे विजिट करेंगे, है ना। तो एक तरह से ब्रह्म समाज की एंट्री होगी महाराष्ट्र के अंदर।
अब जो रेडिकल अप्रोच है वो मॉडरेट में कन्वर्ट हो जाएगी। नए नए रिफॉर्मर्स अब मॉडरेट अप्रोच वाले हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को कम्प्लीटली ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एग्जिस्टिंग सिस्टम को कम्प्लीटली ब्रेक करना ये ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग भी मुश्किल था। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जिस्टिंग सिस्टम को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो ब्रह्म समाज एक तरह से हम देखेंगे एग्जैक्टली तो पैन इंडिया इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया, पर इनडायरेक्टली काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट किया। क्योंकि जैसा कि हमने देखा केशव चंद्र सेन जो है पूरे भारत में ट्रैवल किया करते थे, है ना। तो ये एक इम्पैक्ट पॉइंट बना जहाँ से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस उभर कर आएंगी। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी हमने प्रार्थना समाज को देखा कि कैसे प्रार्थना समाज उभर करके आएगा। तो प्रार्थना समाज के अंदर ही कई प्रोमिनेंट लीडर जुड़े हुए थे, जैसे कि एम.जी. रनाडे जुड़े हुए थे प्रार्थना समाज से, आर.जी. भंडारकर जुड़े हुए थे प्रार्थना समाज से, ठीक है। एन.जी. चंदवरकर जुड़े हुए थे, चंदवरकर जुड़े हुए थे प्रार्थना समाज से। के.टी. तेलांग भी हमको देखने को मिलेंगे प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, के.टी. तेलांग। तो एक्चुअल में महाराष्ट्र में क्या है ना, आपको देखने को मिलेगा कि एम.जी. रानाडे एक जो है महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो एक ट्री की तरह काम करेंगे, और हम देखेंगे कि फिर बाकी सारे लीडर्स जो हैं किस तरह से उनके साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ प्रार्थना समाज की जो अप्रोच रहेगी इन सब लीडर्स की, वो ओरिएंटलिस्ट अप्रोच हमें देखने को मिलेगी। ये लोग जो है एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट को जो है ट्रांसलेट करेंगे, ये कहेंगे कि अंग्रेज़ों द्वारा की गई ट्रांसलेशन गलत है, ये बताएंगे कि वो ये लोग गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, हमारे जो टेक्स्ट हैं एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, उनकी इंटरप्रिटेशन ये रॉन्ग कर रहे हैं। तो फिर ये सही इंटरप्रिटेशन और सही ट्रांसलेशन करेंगे इसके प्रार्थना समाज के लोग। बाकी अगर हम जैसे देखें महादेव गोविंद रानाडे के बारे में, एम.जी. रानाडे के बारे में, ये जज थे, है ना, जुडिशरी के अंदर। बाकी फर्गुसन कॉलेज में भी पढ़ाते थे ये। एंड ऑल्सो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट पर्सन थे जिन्होंने रिकमेंड किया था कि भारत की इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में भी बात की थी। ही वॉज इकोनॉमिक क्रिटिक ऑल्सो। बाकी इन्होंने और भी प्लेज मूवमेंट भी चलाया था चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो नेशनल आइडेंटिटी को बढ़ावा देंगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल के.टी. तेलांग की हम बात करें तो के.टी. तेलांग भी जो है आगे जाके बॉम्बे एसोसिएशन करके एक पॉलिटिकल बॉडी बनाएंगे, है ना, बॉम्बे एसोसिएशन। तो ये जो प्रार्थना समाज था इसका 4 पॉइंट सोशल एजेंडा था। इनके एजेंडे में आता था डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम। तो ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे और ये वर्क कर रहे थे टुवर्ड्स वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, वुमेन एजुकेशन के प्रति भी काम कर रहे थे, और विडो मैरिज के प्रति भी इनका कार्य था, है ना, विडो री मैरिज। और इनका चौथा पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो था रेजिंग द एज, है ना, एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, रेजिंग द एज फॉर मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। तो एक तरह से क्योंकि ये ब्रह्म समाज का ही ऑफ शूट्स था, तो इनके मोटिव्स या फिर हम कहें गोल भी ऑलमोस्ट सेम ही थे, ब्रह्म समाज के जैसे ही थे। बस थोड़े बहुत ये साथ में लोकल इश्यूज भी पिक कर लिया करते थे। बाकी मेन इनका यही था कि सर्विंग ह्यूमैनिटी इज़ सर्विंग द गॉड। और तो और ये ब्रह्म समाज की तरह ही मोनोथिज्म में बिलीव करते थे कि सिर्फ एक ही भगवान है। बाकी हमें ये भी देखने को मिलेगा कि इनकी ब्रांचेस ओपन होंगी प्रार्थना समाज की गुजरात में, महाराष्ट्र में, और साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलेगा इन्हीं का ऑफ शूट, है ना, इन्हीं की जो ब्रांच है उसमें लीडर हमें देखने को मिलेंगे वी पंटलू। आज की डेट का जो आंध्र प्रदेश का एरिया है वहाँ पर हमें वी पंटलू देखने को मिलेंगे, और वो भी वर्क करेंगे, वी पंटलू भी विडो मैरिज के लिए ही वर्क करेंगे, विडो री मैरिज के लिए। और बाय 1875 हम देखेंगे कि आर्य समाज फिर पॉपुलर होने लगेगा बाय द टाइम ऑफ 1875, और फिर इस वजह से प्रार्थना समाज के अंदर भी
स्प्लिट आ जाएगा। ओके, और अगर हम और महाराष्ट्र के अंदर लीडर्स की बात करते हैं तो हमें एक देखने को मिलेंगे, गोपाल हरि देशमुख। ओके, गोपाल हरि देशमुख। तो गोपाल हरि देशमुख जो थे ये एम जी रानाडे से बड़े थे। ही वॉज ओल्डर देन एम जी रानाडे, पर एसोसिएटेड थे ये कुछ समय तक तो थे, एम जी रानाडे के साथ एसोसिएटेड थे। इनका ये मानना था कि इफ़ रिलीजियन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन। अगर रिलीजियन सोशल रिफॉर्म को सैंक्शन नहीं करता तो धर्म को ही बदल देना चाहिए। इनका एक पॉपुलर नाम था, वो था लोकहितवादी, यानी लोगों का हित करने वाला, लोकहितवादी था इनका पॉपुलर नाम। ये महाराष्ट्र में पॉपुलर लीडर थे, ठीक है। रैशनलिस्ट थे ये, और हिंदू ऑर्थोडॉक्सी पर ये अटैक करते थे। बाकी ये रिलीजियस इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करते थे। बाकी हम अब बात करेंगे एम जी रानाडे के बारे में ही डायरेक्टली, है ना। एम जी रानाडे, जैसा कि हमने पहले भी देखा, ये जज भी रह चुके थे और फर्गुसन कॉलेज में भी पढ़ाते थे ये। और इनको एम जी रानाडे को जो है महाराष्ट्र का राम मोहन रॉय भी कहा जाता है, ठीक है। इनको महाराष्ट्र का राम मोहन रॉय भी कहा जाता है, और तो और इनको कहा जाता है फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन महाराष्ट्र। इनको महाराष्ट्र में फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेंबर थे ब्रह्म समाज के। इनका एक न्यूज़पेपर भी आता था जिसका नाम था इंदु प्रकाश, ठीक है। इनके न्यूज़पेपर का नाम था इंदु प्रकाश। और तो और हम देखेंगे कि ही विल इनॉग्रेट, ये इनॉग्रेट करेंगे 1887 के अंदर, ये इनॉग्रेट करेंगे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ओके, ये जो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस थी, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही सोशल विंग थी, ठीक है। कांग्रेस की सोशल विंग थी ये, क्योंकि इस समय तक 1885 में ऑलरेडी कांग्रेस एस्टेब्लिश हो चुकी है। तो इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी सोशल इश्यूज़ को उठाने के लिए, क्योंकि सोशल इश्यूज़ जो हैं रीजनली वेरी करते थे, रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग सोशल इश्यूज़ होंगे, तो इस वजह से। तो बाकी हमने देखा एम जी रानाडे ने प्लेज मूवमेंट की भी शुरुआत की थी, प्लेज मूवमेंट जो कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थी। और तो और एम जी रानाडे जो हैं ये गुरु थे, किसके गुरु थे? ये गोखले के गुरु थे, ठीक है। और गोखले किसके गुरु थे? गोखले गांधी के गुरु थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे पुराने जो रिफॉर्मर्स है वो आगे नए रिफॉर्मर्स को ग्रूम करते जाएंगे, है ना। नए रिफॉर्मर्स की वो लोग ग्रूमिंग करेंगे। तो ये एक तरह से हम एम जी रानाडे को महाराष्ट्र के अंदर तो एक पेड़ की तरह ही कह सकते हैं, जिनकी छत्र छाया में और भी बहुत सारे लीडर्स उभर करके आएंगे। एम जी रानाडे और आर जी भंडारकर दोनों ही ये रोल प्ले करेंगे एक ट्री का, जिनके नीचे कई लीडर्स उभर करके आएंगे। अगर हम स्पेसिफिकली आर जी भंडारकर की बात करें तो इन्होंने एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया था। और तो और आपको देखने को मिलेगा, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, बोरी करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोरी। तो बोरी ने भी आज के टाइम में अभी एक इन्होंने रिलीज़ किया था महाभारत का क्रिटिकल एडिशन, क्योंकि महाभारत बहुत से ऑथर्स द्वारा लिखी गई है भारत के अंदर, वेद व्यास से ले करके फ्यूचर में आपको बहुत सारे ऑथर्स मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि सबको कंपाइल करके सबसे थोड़ा करके कि यहाँ पे कहीं पे ये थोड़ी अलग सी लग रही है, वो बात हटा दी, है ना। तो इस तरह से एक क्रिटिकल एडिशन कंपाइल किया इन्होंने उन सारे महाभारत को लेकर के। और ये जो क्रिटिकल एडिशन है ये पता किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है आपके प्रोफेसर विवेक देबरॉय के द्वारा। वही प्रोफेसर विवेक देबरॉय जो कि नीति आयोग में भी बैठा करते थे। तो बाकी एक और हमें देखने को मिलेंगे लीडर जो कि एम जी रानाडे से ही जुड़े हुए थे, वो थे गोपाल कृष्ण अगरकर। ओके, गोपाल कृष्ण नहीं, गोपाल गणेश अगरकर। तो ये भी एम जी रानाडे से ही मोटिवेट हुए थे। ये भी रैशनलिस्ट थिंकर थे। इन्होंने भी अपोज की कि आपको ट्रेडिशंस के ऊपर ब्लाइंडली
यानी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, ब्लाइंडली डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये और गोपाल कृष्ण गणेश आगरकर और तिलक मिल करके ये बनाएंगे आपकी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाएंगे पुणे के अंदर, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाएंगे पुणे में, 1884 में बनाएंगे इसको। तिलक भी थे इसके फाउंडर और गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले भी थे इसके फाउंडर। तो ये लोग मिलके बनाएंगे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। पर बाद में हमें ये देखने को मिलेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक के बीच डिफरेंसेस आ जाएंगे। थे तो तिलक ने भी एम.जी. रानाडे की छत्र छाया में ही काम किया था, पर हम देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक के बीच डिफरेंसेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से तिलक छोड़ देंगे। तिलक विल लीव द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फिर ये अपना अलग से इंग्लिश स्कूल एस्टेब्लिश करेंगे तिलक 1881 में। बाकी हम देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले एक और सोसाइटी एस्टेब्लिश करेंगे, वो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी बाय गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, ही वॉज गुरु ऑफ गांधी ऑल्सो, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो थी इनका मेन एम था कि नेशनल मिशनरीज को ट्रेन करें, वो लोग ऐसे लोगों को ट्रेन करें जो इंडिया को सर्व करेंगे, जो प्रमोट करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से जो है भारतीय लोगों के इंटरेस्ट की रक्षा की जा सकती है और किस तरह से सेल्फलेस वर्कर्स का कैडर क्रिएट किया जाए जो कि अपनी ज़िंदगी को जो है वो देश के लिए समर्पित करेंगे। एक और जो हमें देखने को मिलेगा गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़े हुए, एक तरह से हम उनके शिष्य ही कहेंगे, तो वो होंगे N.M. जोशी, ठीक है। पर उससे पहले जो है, खैर जो आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने बनाई थी उसी से ही निकल करके फर्गुसन कॉलेज भी बनेगा, ठीक है। अब हम N.M. जोशी की बात करते हैं। ये भी मेंबर थे, ये गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये मेंबर थे। और फिर ये बाद में अपना अलग से 1911 में बनाएंगे सोशल सर्विस लीग, ठीक है। ही विल मेक सोशल सर्विस लीग एट बॉम्बे, ठीक है। और इनकी एम थी सोशल सर्विस लीग की बेटर एंड रीजनेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड वर्क, बेटर एंड रीजनेबल कंडीशंस ऑफ लाइफ एंड वर्क। और तो और ये फाउंड करेंगे N.M. जोशी 1920 में। ही विल फाउंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, 1920 में बॉम्बे में, ठीक है। और लेटर ऑन ये इस बॉडी को भी छोड़ देंगे और 1929 के समय तक बाय 1929 ये स्टार्ट करेंगे इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन। एक और शिष्य या फिर हम कहें मेंबर जो थे गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनाई गई सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, वो थे श्री राम वाजपेयी, ठीक है। श्री राम वाजपेयी जो हैं भारत के अंदर जो स्काउट मूवमेंट है उसकी इंडियनाइजेशन करेंगे, ठीक है। इससे पहले क्या था, स्काउट में जो कुछ भी है वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया जाता था, है ना, स्काउट एंड गाइड वगैरह जो मूवमेंट है आपकी ना, स्काउट मूवमेंट। तो उस तरह से जो बॉय स्काउट मूवमेंट थी उस समय पर, बॉय स्काउट मूवमेंट जो भारत के अंदर थी उसकी इंडियनाइजेशन करेंगे ये श्री राम वाजपेयी, ठीक है। तो बाकी कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें अगर, तो एक हमें देखने को मिलती है सेवा सदन, जो कि बनाई गई थी 1885 में। ये बनाई गई थी आपकी बहराम जी मालबारी द्वारा, ठीक है, बहराम जी मालबारी द्वारा बनाई गई थी ये। बहराम जी मालबारी एक पारसी रिफॉर्मर ही थे, पर साथ ही साथ इंडियन इश्यूज़ पर भी ब्रॉड लेवल पर भी वर्क किया इन्होंने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पारसी इश्यूज़ पर वर्क किया इन्होंने। ये भी एम.जी. रानाडे से ही इंस्पायर्ड थे, ठीक है, ओके।
तो इन्होंने क्या करते थे, ये डेस्टिट्यूट वुमन जो होती थी, है ना, जो विधवा वगैरह या जिनको घर से निकाल दिया जाता था, जो एक्सप्लॉइटेड वुमन थी, जो सोसाइटी द्वारा डिस्कार्ड कर दी जाती थी, उनके लिए काम किया इन्होंने, है ना। तो आपको प्रीवियसली क्वेश्चन भी आ चुका है, एक रखमाबाई केस के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। रखमाबाई केस जो है वो इन्होंने लड़ा था, ठीक है, भैराम जी मालवारी ने। तो ये इसमें इन्होंने क्वेश्चन किए थे जो मैरिज के जो कंजुगल राइट्स होते हैं, कि कब जो फिजिकल रिलेशन बनने चाहिए हस्बैंड और वाइफ के बीच, किस उम्र पर आकर के, है ना, क्योंकि लड़कियां, छोटी लड़कियों की ही शादी करवा दी जाती थी। तो ये इशू था, मतलब कि मैरिज कंजुगल राइट्स का इशू था ये। तो इवेंचुअली फिर 1891-92 में आकर के इंडियन गवर्नमेंट जो है मिनिमम एज 12 ईयर लाएगी, है ना, लॉ पास करके। तो उस समय एक चीज़ थी कि हाँ, तिलक जो है वो इस चीज़ से पे गुस्सा थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन होती है इंटरफेयर करने वाली हमारी मिनिमम एज ऑफ मैरिज में, क्योंकि उनका मानना था कि इंडियन सोसाइटी खुद अपने आप में चेंज रहेगी। इट इज़ द इंडियन सोसाइटी हु विल चेंज आवर सेल्फ, ओके। तो नेटिव, आपको साथ में एक और चीज़ माइंड में रखना, जो नेटिव मैरिज एक्ट है वो अलग है एज ऑफ कंसेंट एक्ट से, तो आपको दोनों में फ़र्क पता हो, आप कंफ्यूज मत हो जाना। एक राम मोहन रॉय से रिलेटेड है और एक इनसे रिलेटेड है, भैराम जी मालवारी से रिलेटेड। तो बाकी ये इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें अगर, इंडियन जो कि सोशल रिफॉर्म सेल था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो थी, ये था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का सोशल रिफॉर्म सेल था, ठीक है। तो इसी बॉडी ने, एमजी रानाडे इसमें थे ना, तो इसी बॉडी ने ही प्लेज मूवमेंट की शुरुआत की थी, ठीक है, जो प्लेज मूवमेंट थी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, उसकी शुरुआत इसी बॉडी ने की थी। खैर फिलहाल अब आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं, बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्लीज़ आप इनको बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि ये फैक्चुअल नॉलेज ही है, तो इसमें आपके काम रिवीजन ही आएगा, उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें चीज़ें नहीं हैं, इसमें याद रखने के लिए चीज़ें हैं। थैंक यू वेरी मच।